हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, जिसपे अपन डिस्कस कर चुके हैं किसके अबाउट, वर्क के अबाउट। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो आपसे मैंने बोला था वर्क क्या होता है, इट इज स्केलर प्रोडक्ट, it is scalar product between force and displacement। ठीक है, क्या लिखा था अपन ने, W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, इट मींस F S cos थीटा। ठीक है, रही बात सर इसमें थीटा क्या था, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चल दूसरी बात करते हैं कि वर्क स्केलर होता है या वेक्टर। आंसर था वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरी बात, इसके यूनिट की बात करें हम लोग तो देखो क्या होगा, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर इसी को आप जूल बोलते हैं। क्या बोलते हो, जूल। इट मींस 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू मीटर। वैसे ही अपने पास यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आंसर होगा अर्ग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है किसका, बॉगडन का। तो आप एक अर्ग इक्वल टू लिख सकता है 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा अपन ने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वो फोर्स यूनिट न्यूटन था, किसमें था, एसआई में था या फिर एमकेएस में था। अब न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन होता है, और मीटर का सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, अर्ग और जूल के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आंसर होगा 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका जूल और अर्ग में क्या रिलेशन, कि 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अभी इतना होपफुली आप लोग पढ़ भी लिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लो कि सीजीएस यूनिट ऑफ बॉगडन कितना होता है, क्या होता है, अर्ग होता है, और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, चल और डिस्कस करते हैं भाई, और डिस्कस करते हैं वर्क के अबाउट। चलो और देखते हैं भाई। हाँ, मैंने बोला था वर्क में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब कब वर्क डन पॉजिटिव था, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब अपन थीटा क्या लेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट हो तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्क डन निगेटिव कब होगा, वर्क डन निगेटिव कब होगा, जब अपने पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल, या फिर इक्वल टू
180 डिग्री हो। ठीक है, मतलब वर्क डन कब निगेटिव पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, क्या हो, ऑब्ट्यूज हो या फिर 180 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, थर्ड केस अपन ने देखा था कि वर्क डन कब जीरो हो सकता है। वर्क डन जीरो किस केस में होगा? देन थीटा जब अपने पास 90 डिग्री हो तो उस टाइम वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। इट मींस अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो आप क्या बोलेंगे? वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ये अपने पास सन है, ठीक है, और आपको पता है सन के अराउंड कौन घूमता है? प्लेनेट घूमता है। ठीक है, ये प्लेनेट। अब समझो ध्यान से, इस प्लेनेट का अगर ये प्लेनेट अपना टोटल रिवॉल्यूशन करता है या फिर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो क्या होगा? वर्क डन बाई प्लेनेट। ठीक है, सही है। अब क्या देखते हो कि अगर ये प्लेनेट कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपका आंसर होगा जीरो। भाई जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे आप वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, मतलब इस प्लेनेट के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? जीरो हुआ। ठीक है, और समझते हैं। अब दूसरी बात ये रहा कि अगर इसने जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तब डिस्प्लेसमेंट जीरो आया। अब आपको डाउट आया कि अगर सर ये प्लेनेट हाफ रिवॉल्यूशन करे तो, अगर ये प्लेनेट हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तब वर्क डन क्या जीरो आएगा? तो चेक करते हैं। देखो अपने पास ये सन है और अपने पास इस पाथ पे कौन मूव करेगा? प्लेनेट। यहाँ पे क्या है? प्लेनेट। अब आप बोलते सर प्लेनेट हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इस बार इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इस बार इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट था। इस केस में अगर उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इसलिए वर्क डन जीरो था। बट यहाँ पे ये प्लेनेट हाफ रिवॉल्यूशन किया मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और कितना होगा? इसके रेडियस, इसका डायमीटर के इक्वल इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो क्या वर्क डन जीरो हो सकता है? तो देखते हैं। अब देखो इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक है, इस प्लेनेट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। समझना ध्यान से, जब अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा टेंजेंशियली होता है। ठीक है, तो ये टेंजेंशियली रहा तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अच्छा, अब इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। कितना? m into g। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। जरा वर्क डन निकालो, क्या लिखोगे? वर्क डन क्या होता है? F s cos थीटा, देन W इक्वल टू F s cos थीटा, मतलब कितना? 90 डिग्री। देन वर्क डन क्या हो जाएगा? मतलब हाफ रिवॉल्यूशन करता है तब भी क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे किसका केस था? एंगल का। ठीक है, चलो हो गया इतना, नोट कर लो, आगे बात करते हैं। हो गया? हो गया? नोट कर लो, और बात करते हैं आपसे, प्यारे प्यारे बातें। चलो और देखते हैं। कूली वाले केस में भी वर्क डन जीरो था, कैसे था अपन ने आपको बताया था। ठीक है, और कुछ टर्म एंड कंडीशन देखते हैं वर्क डन के।
चल देखते भाई, रही बात कि सर वर्क डन कब मैक्सिमम हो सकता है, वर्क डन कब मैक्सिमम हो सकता है और वर्क डन कब मिनिमम हो सकता है। ठीक है, इसको चेक करना है। फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर आपको वर्क डन को मैक्सिमम करना है तो आपको कॉस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वर्क डन को मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा को मैक्स करना पड़ेगा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, और +1 किस एंगल पे होता है, 0 डिग्री। मतलब अगर आप वर्क डन को मैक्सिमम करना चाहते हो, अगर आप वर्क डन को मैक्सिमम करना चाहते हो तो थीटा आपको 0 डिग्री लेना पड़ेगा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट कोई ये है, ठीक है, आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट मिला तो वह फोर्स कैसा फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। सॉरी, इस केस में जो वर्क डन होगा, इस केस में जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जरा और देखो, रही बात आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया, सर वर्क डन मिनिमम कब हो सकता है। ठीक है, देखो ध्यान, फॉर्मूला है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आपको अगर वर्क डन को मिनिमम करना है तो आपको कॉस थीटा को मिनिमम करना पड़ेगा, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। देन -1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 180 डिग्री की। ठीक है, इट मींस अगर आपको वर्क डन मिनिमम करना है, वर्क डन आपको अगर मिनिमम करना है तो एंगल आपको 180 डिग्री पुट करना पड़ेगा, और उस केस में वर्क डन मिनिमम कितना आएगा, -F/s। और ये केस कैसा होगा, अपने पास इस सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर फोर्स आपने इधर अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इधर मिला, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180, और इस केस में जो वर्क डन होगा वह मिनिमम वर्क डन। ठीक है, इससे मिनिमम कोई नहीं हो सकता, और वर्क डन इससे मैक्सिमम किसी केस में नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो, दोनों केस नोट करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। नोट करो गाइस। चलो अब अपन पढ़ते हैं, वर्क का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब देखते हैं पावर के अबाउट, कि पावर में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, और पावर एक्चुअली होता क्या है ये भी समझते हैं। ठीक है, पावर हेडिंग बना के लिखेंगे हम लोग, पावर। और पावर होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट इज डिनोटेड बाय
P। ठीक है, क्या लिखेंगे पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इट मींस P इज इक्वल टू W बाई T। ठीक, जरा यूनिट की बात करें तो वर्क डन का यूनिट जूल होगा और टाइम यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को अपन वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट। इट मींस एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। जैसे आपने देखा होगा कि यह बल्ब 100 वॉट का है, यह हीटर 1000 वॉट का है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपने पास बल्ब कितने वॉट का है, 100 वॉट का है, इसका मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकेंड का है। इसका मतलब एक सेकेंड में जो अपने पास बल्ब है, ये क्या है, इसका पावर जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 वॉट दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बात समझ आता है क्या? ओके, नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। पावर का अपन कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और इसका और भी यूनिट होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले इतना नोट कर लो। हो गया, हो गया। चलो देखते हैं। जैसे आपने बोला कि सर 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वॉट, ठीक है, वैसे ही अगर 1 किलो वॉट में पूछा है कितने वॉट, तो आंसर होगा 10 पावर 3 वॉट। ठीक है, और भी होते हैं अपने पास बड़े यूनिट पावर के। 1 मेगावाट ये होगा 10 पावर 6 वॉट। वैसे ही होता है 1 गीगावाट, इसकी वैल्यू 10 पावर 9 वॉट। ठीक है, ऐसे अपने पास ये बड़े बड़े वैल्यू किसके हैं, पावर के हैं। एक और होता है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। अब करते हैं अपन पावर के कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो हो गया, लिख लो जल्दी से। फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं पावर के। चलो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन पावर, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट ये अपने पास बोल रखा है अ वाटर पंप रेज 50 लीटर ऑफ वाटर to a height of 25 meter in 5 seconds. Calculate power of pump। और आपको दे रखा है कुछ गिवन डेटा, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और स्मॉल जी की वैल्यू रखने को बोला है 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पावर निकालना है। सबसे पहले आपको पता है कि पावर होता क्या है, तुम बोलोगे वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है,
वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तो जिधर फोर्स करेगा उधर डिस्प्लेसमेंट एंगल क्या रखेंगे अपन, 0 डिग्री मिलेगा Fs अपॉन t। रही बात फोर्स कितना लिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना लिया और टाइम कितना लिया है, अगर ये सब अपने को मिल जाता तो हम पावर निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोला है अपने पास कि 50 लीटर ऑफ वाटर को वह 25 मीटर ऊपर ले जा रहा है पंप, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, मतलब टाइम आपको मिल गया है कितना, 5 सेकेंड। और आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है कितना, 25 मीटर। ये पानी कितना ऊपर ले जा रहा है, 25 मीटर ले जा रहा है 5 सेकेंड में। रही बात फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा क्या होगा, m इंटू जी। मास पता है नहीं, इसमें वाटर का मास पता ही नहीं है, ठीक है। जब मास नहीं पता है लेकिन अपने को डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास निकालोगे तो क्या मिलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जरा देखो अगर आप मास फाइंड करते हो तो क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, देन मास इक्वल डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg। रही बात वॉल्यूम कितना है, 50 लीटर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, तो 50 लीटर इक्वल टू कितना होगा, 50 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम 50 का मतलब 50 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो आपको मास मिल गया कितना, 50 केजी, ठीक है। चलो आपको मास मिल गया, तो अब फोर्स निकाल सकते हो क्या, F इक्वल टू क्या लगाओगे, m इंटू जी, और m कितना आपका 50 केजी, g कितना 10, देन फोर्स आ गया 500 न्यूटन। जब आपको फोर्स मिल गया, अब पावर के फॉर्मूला पुट करो, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स 500, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा आपको, डिस्प्लेसमेंट है 25 और टाइम कितना दे रखा 5, तो 5 5 जा 25, देन 5 है 2500 जूल। ये मिल गया आपको, सॉरी पावर की यूनिट क्या मिलेगा, वॉट। तो आपको ये पंप है उसका यूनिट मिल गया, पंप का पावर पड़ जाएगा कितना, 2500 वॉट, ठीक है। नोट कर लो, या फिर इसको किलोवाट में चेंज करो, कितना मिलेगा, 2.5 किलो वॉट। नोट कर लो, दिस इज द आंसर। नोट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो करते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, an ox can apply of 1000 Newton and pulls a cart at 30 मीटर पर सेकेंड, और ये दे रखा आपको कांस्टेंट,
ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से खींच रहा है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। कैलकुलेट पावर, कैलकुलेट पावर। चलो फॉर्मूला क्या होता है पावर का? पावर इज द वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो फोर्स दे रखा आपको कितना? 1000, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है और ना ही टाइम पता है। ठीक, अब कैसे फाइंड करें? तो देखो ध्यान से, P लिख सकते हो 1000 और S अपॉन टी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम स्पीड बोलेंगे या वेलोसिटी बोलेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी। और आपको स्पीड दे रखा है कितना? 1000, ये हो गया फोर्स, और ये दे रखा है 30, फिर आप लिख सकते हो P कितना? 3 × 10⁴ वॉट। ठीक है, और किलोवाट में लिख सकते हो कितना? 30 किलोवाट। ये मिल गया आपको पावर। मतलब पावर का दो फॉर्मूला लिख सकते हो। एक फॉर्मूला लिख सकते हो पावर W/T, वर्क डन अपॉन टाइम, और एक पावर लिख सकते हो फोर्स इनटू वेलोसिटी। और ध्यान रहे ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए या फिर स्पीड होनी चाहिए। ठीक, चलो देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हैव ए नाइस डे।